तो मित्रों, अभिनव जी और गीतांजलि मैडम दोनों आपके साथ हैं और दोनों अपना अनुभव साझा करेंगे। ऐसा अनुभव जो आपके काम आएगा, आपको सफलता दिलाएगी। मैडम और अभिनव जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले भाषा शिक्षण परिवार की ओर से आप अभिनंदन स्वीकार करें आपकी सफलता का। मैं आप लोगों से बात शुरू करूं। मैं चाहूंगा एक संक्षिप्त परिचय आप लोग अपना पहले बता दें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हम भी करते हैं। भाषा शिक्षण से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं और जो विद्यार्थी हैं जो अपने भावी भविष्य की कामना कर रहे हैं, उन सबका मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि विनय सर ने बताया कि मेरा नाम अभिनव प्रकाश है और ये मेरी धर्मपत्नी है और गीतांजलि जी। और हम दोनों ने अभी वर्तमान में ही संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा जो आयोजित सहायक निदेशक राजभाषा का जो पद है, उसके जो अंतिम परिणाम आए हैं उसमें हम दोनों का चयन हुआ है। और इस भाषा शिक्षण से जुड़े हुए सभी प्रतिभाग, क्योंकि मैं भी भाषा शिक्षण से जुड़ा हुआ था, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और मैं अपने बारे में अ, बता दूं कि मेरा नाम जैसा कि जानते हैं, और मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने कलानुस्नात हिंदी साहित्य में किया है। और उसके अलावा मैं वर्तमान में पहले से ही अनुवाद अधिकारी के पद पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कार्यरत हूँ। और इसके अलावा आगे जब हम बातचीत करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इससे पहले भी कुछ परीक्षाएं मैंने पास करी है, उसके बारे में मैं संक्षिप्त रूप से आपको बता दूं कि वर्तमान जो मेरा पद है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, उसके अलावा मैंने स्नातक स्तर पे जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा होती है उसके माध्यम से भी मैंने एक बार उसमें 2011 में मेरा चयन हुआ था ऑडिटर के पद पे। उसके अलावा इंडियन बैंक में बैंक पीओ पे और एलआईसी में डबल एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके अलावा फिर कुछ कुछ एक जैसे कि टिकट कलेक्टर भोपाल में और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पहले एक अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में मेरा चयन हुआ था। बाकी हम बात करेंगे उस पे उसके बारे में। और मैं अपनी पत्नी से निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ बताएं। मैं तो सर दिल्ली के एक छोटे से गांव से पढ़ी लिखी हूँ। कटेवड़ा है जिसका नाम। और सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो लेकिन पढ़ाई की काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध थी। 4 स्कूल थे हमारे, एक तो 2 प्राइमरी अलग अलग लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। और 12वीं तक की हुई तो शिक्षा का काफ़ी माहौल अच्छा था, इसलिए माता पिता ने शिक्षा की तरफ ही प्रेरित किया। तो मैंने 10वीं और 12वीं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल से ही की है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। इसके पश्चात मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था एडमिशन में। उसके पश्चात फिर मेरा चयन हो गया कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर। इसके पश्चात मैंने 3-4 साल बाद 2016 में की है एमए किया हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से। इसके पश्चात में अभी मैंने इसके बाद मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। जब मेरा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक में चयन हुआ था कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, उसी समय मेरा चयन सीबीएसई में भी हुआ था कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पे ही। तो वही उस टाइम पे 2 जगह सिलेक्शन हुआ था। उसके पश्चात अब मैंने फिर ये एक मौका मिला हमें अपने ही डिपार्टमेंट में एडीओ के पद पे चयन होने का। सौभाग्यशाली है कि मैंने चयनित हुए हैं। ये बहुत बढ़िया है। देखिए, आप लोग इतने सरल व्यक्तित्व वाले हैं, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ आया भी था और मैं सही में बहुत प्रभावित हुआ था आपके आपकी सरलता और आपके व्यक्तित्व से। फिर हम लोग मिले। मुझे ये बताइए, मैडम से ही पहले प्रश्न करते हैं कि मुझे ये बताइए कि अचानक आपके मन में यह ख्याल कैसे आया कि चलो एडीएल की परीक्षा की तैयारी करते हैं। सर मैं तो उस समय एक्चुअली मेरा बेटा था छोटा, अभी 8-9 महीने का था। और ये 2020 में रिक्तियाँ निकली थी इसकी। तो मैंने इनको मना ही कर दिया था कि मैं नहीं भर पाऊंगी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है और मैं तैयारी भी नहीं कर पाऊंगी।
मेरा प्रेफरेंस उस वक्त वेटा ही था और मुझे भी थोड़े मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई थी उस वक्त। तो लेकिन इन्होंने बोला कि मैं भर देता हूँ और जब परीक्षा होगी तो मैं तैयारी करवा दूंगा। तो इन्होंने इनका बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने उस समय पे फॉर्म भर दिया मेरा। इसके बाद सर फिर कोरोना के चक्कर में लेकिन ये 2-3 साल वैकेंसी टल गई और परीक्षा इसकी 2022 में हुई है परीक्षा, अगस्त में, 27 अगस्त को। उस समय भी मैं मना कर रही थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी 3 सर्जरी हुई थी। तो फिर भी लेकिन इन्होंने बहुत ही मुझे मतलब पुश करके और बहुत ही प्रेरित करके मुझे रिटर्न के लिए मनाया। तो मैंने रिटर्न दिया और वो मेरी किस्मत का सबसे अच्छा फैसला था कि मैंने इनकी बात मानी। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन हो गया। आप थोड़ा सा मुझे इसमें कितने पेपर हुए थे? सर इसमें एक रिटर्न लिखित परीक्षा होती है। इसका हाँ पेपर हम पिछला जो पेपर हुआ था वो हमने इसकी वेबसाइट से ही डाउनलोड किया था, संलोक सेवा आयोग की। तो किसी जी मेरे ख्याल से बैंक का था, कुछ सहायक निदेशक राजभाषा करके या कुछ ऐसे ही डिपार्टमेंट का था। उससे हमने स्टडी करना शुरू किया। फिर इसके साथ एक एडेंडम निकला था सर जिसमें इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ था। वो सिलेबस को स्टिक करके हम चले थे कि इसके बेस पे हम अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बनानी है। तो मेरे पास तो समय कम था तो मैंने बिल्कुल सिलेबस से ही तैयारी की कि ये हमारे और बिंदु हैं, उस पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है। और साथ ही साथ उस पेपर को रख के हमने करंट की भी तैयारी की थी। और हमारी वही स्ट्रेटजी रही कि कम टाइम में हम ज़्यादा मतलब विषय को कवर कर पाए। इसके पश्चात सर अभी इंटरव्यू हुआ है विंटू में हम साहित्य पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम होता था। बच्चा भी है और ऑफिस का भी काम होता है और छुट्टी भी थोड़ी मुश्किल ही मिल पाई लास्ट में। तो मैंने कार्यान्वयन अपना पूरा किया था। इसमें हमने संसदीय समिति, विश्व सम्मेलन और जितनी भी हमारी हिंदी से जुड़ी हुई समाज सेवी संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि साहित्य के अकादमी, ज्ञानपीठ और हिंदी अकादमी दिल्ली और अनुवाद मिशन और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये काफी संस्थाएं, इनका पूरा हमने स्टडी किया था। और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमने सिर्फ राजभाषा विभाग की साइट देखी थी और उससे ही हमें अपना पूरा मतलब उसी के आधार पे हमने पूरी रूपरेखा बनाई इंटरव्यू के लिए भी। और मुझे लगता है ना कि एक कमी रहेगी कि मैंने साहित्य में इतना नहीं किया क्योंकि मेरे 2016 में मैंने साहित्य दिया था लास्ट। तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं इंटरव्यू में उस पर भी फोकस करना चाहिए था, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। और अभिनव साहब आपने? हाँ, सर क्या मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर क्या प्रश्नों को कृपया दोहराएं सर। मैंने पूछा, आपकी जैसे मैडम बताई कि मैंने ऐसे ऐसे तैयारी की थी पेपर 1 की, तो आपकी तैयारियों के बारे में बताएं। हम्म। जैसा कि सर मैं बता दूं दोबारा, और इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनसे उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संघ लोक सेवा भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सम्मानित, और उसके साथ साथ ही उनके जो प्रश्न होते हैं वो काफी विशेष प्रकृति वाले होते हैं। तो इसके लिए मैंने जो तैयारी की थी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले, चूंकि सर हमारे सर का जो चैनल है काफी बढ़िया है और उस चैनल में जितनी भी सामग्रियां हैं उन सभी सामग्रियों को कमोबेश करके मैंने सारे वीडियोस देखा है मैंने उसमें। जैसे आप आईटी की बात करें तो आईटी के संबंध में काफी वीडियोस हैं, वो भी मैंने देखा है। उसके बाद राजभाषा जो नीति है, राजभाषा नीति के जो चारों घटक हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो संवैधानिक उपबंध है, चाहे संवैधानिक उपबंध में धारा अनुच्छेद 120 हो, 210 हो, 349 के क हो, या फिर 343 से लेके 351 के बीच में, लगभग लगभग सभी बिंदुओं पे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस मिलेंगे। और सबसे पहले तो मैंने उनको देखा था क्योंकि कार्यालय में पहले से मैं कार्यरत हूँ और उस कार्यों के साथ साथ पढ़ाई कर पाना किताब किताब की सहायता से थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होने लगा था। लेकिन चूंकि मैं परीक्षा की भी तैयारी करना चाहता था तो सबसे पहले वीडियोस देखा, उसको उसमें से जो बारीकियां हैं उसके उसके बारे में समझा। उसके अलावा जो अन्य घटक है जैसे कि राजभाषा अधिनियम 1963 के जितनी भी धाराएं हैं 1 से 9, उसके बारे में भी इस चैनल में काफी कुछ सामग्री है। उसके बाद राजभाषा जो नियम है 1 से लेकर 12 तक वो भी, और 1968 का जो
1968 का जो राजभाषा संकल्प है वो भी है, राष्ट्रपति के कुछ आदेश भी है उसमें। उसके साथ साथ वो जो वार्षिक कार्यक्रम है राजभाषा विभाग द्वारा जो जारी किए जाते हैं प्रतिवर्ष अप्रैल माह में, उसके संबंध में भी इस चैनल पर सामग्री थी। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का भी सिलेबस है हमारे उस प्रतियोगिता में, तो साहित्य के लिए जो कॉन्सेप्ट है मेरा, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने खुद स्वयं के नोट्स बनाए थे, कुछ इंटरनेट की सहायता से, कुछ इधर उधर की जो सामग्री है, जो मैंने साहित्य पढ़ा था हमारे जो कला निष्णात या फिर स्नातक के दौरान, तो वहां से मैंने कृतियों के जो जो लेखक होते हैं उनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं होती है उसके बारे में मैंने संकल्पना रूप में मैंने कर लिया था साहित्य का। और इसके अलावा जो हमारी जो प्रशासनिक शब्दावली है, तो मैं एक बार फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ चैनल के जितने भी हमारे जुड़े हुए दर्शक हैं, कि जो प्रशासनिक शब्दावली है, तो इसी चैनल से जुड़े हुए हमारा एक और सर का एक और भी एक ब्लॉग स्पॉट है, गली कुचा ब्लॉग स्पॉट। वहां आप जाएंगे तो आपको लगभग सारी जो शब्दावलियां हैं भारत की, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली हो गई, इसके अलावा जो बैंकिंग शब्दावली है, इसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे सामग्री आपको मिलेगी। तो वहां से मैंने शब्दावली के बारे में काफी कुछ वहां से मुझे जानने का मौका मिला था, वहां से मैंने अध्ययन किया था। उसके अलावा मैं अपना जो टेम्परामेंट है उस टेम्परामेंट को, क्योंकि कई बार आप जब परीक्षा में देने जाते हैं तो विषम परिस्थितियां हो सकती है, तो उस समय में क्या किया जाना चाहिए, तो मैं सर से हमेशा संपर्क में रहता था, उनसे हमेशा पूछता रहता था कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो एक कुछ सामग्री मैंने वहां से इकट्ठा की थी। कुल मिला के इस प्रकार से मेरा समग्र अध्ययन रहा है। जहां तक बात इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए होती है, तो साक्षात्कार के लिए सर का भी मार्गदर्शन काफी कुछ मिलता रहा है, सामग्री भी इस चैनल पे काफी कुछ है। इसके अलावा एक हमारे एक गुरुजन है नरेंद्र मिश्रा सर, उनका भी काफी सहयोग रहा है। और इसके अलावा जो जो टेम्परामेंट है उस टेम्परामेंट को मेंटेन करने के लिए कुछ हिंदी साहित्य के भी मेरे कुछ जानकार थे मित्र, उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा। और कुछ रणनीति थी, नीति जो मैं आगे आपको आपके साथ साझा करूंगा, तो उसके लिए भी कुछ गुरुजन हैं, उनको काफी कुछ मैं उनसे सीखा है। और फिर आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद सर। हाँ, मैं इसमें एक चीज और बताइए, आप लोग जब परीक्षा दे के आए थे तो आप लोगों ने प्रश्न पत्र मुझसे साझा किया था, जी 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 सर। और मुझे लगता है मैंने तभी कह दिया था कि फर्स्ट पेपर आपका क्लियर है। आपको याद होगा कि मैंने कहा तो चिंता ना करें, फर्स्ट पेपर क्लियर है। हालांकि बाद में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा था कि लूज कर रहे हैं, तो मैंने बताया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग तैयारी करिए और हो जाएगा। उसके बाद फिर साक्षात्कार की तैयारियों के बारे में बताएं। जी जी साक्षात्कार के समय में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें हम लिखित परीक्षा में हमारे ही संगठन के 3 व्यक्तियों का हमने समूह बनाया था। और उसमें हमारे गुरुजी श्री नरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया, पूरा मार्गदर्शन प्रदान किया। और लगभग रोज वो हमारी कक्षा लेते थे ताकि हमें गाइड कर सके, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर विनेश शुक्ला सर ने भी हमें काफी सहयोग किया IIMs के बारे में। और मैं हमारे एक और गुरु जी का नाम लेना चाहती हूँ, जी श्याम सुंदर कचेरिया जी, हमारे एक बार मॉक इंटरव्यू का के लिए टाइम निकाला सर। और इनके दोस्त जो भी हैं भी साहित्य की, उन्होंने भी हमारी किसी क्लास ली थी। काफी मतलब बहुत से लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट दिया, अपना ज्ञान का भी साझा किया। साक्षात्कार के लिए वही मुझे लगता है कि हमें जवाब कैसे देना चाहिए, तो ये रणनीति का मेरा एक चीज बताइए मुझे, सर। बीच में रोक रहा हूँ, चूंकि सबको पता है पति पत्नी है, तो इंटरव्यूअर को भी पता रहा होगा, पैनल में बैठे लोगों को पता रहा होगा, तो आपसे उन्होंने क्या पूछा? ऐसा प्रश्न तो आया ही होगा। नहीं सर, नहीं, शायद उनको नहीं पता होगा कि हम पति पत्नी हैं, क्योंकि मेरा सुबह वाले सेशन में इंटरव्यू था, इनका शाम वाले में था, तो मैं लेके आ गई थी, इनको फिर बाद में जाना था। तो उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं कि आपके घर में कौन कौन है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। और सीधे उन्होंने मुझसे, जैसे मैंने किया इंटरव्यू रूम में, तो उन्होंने मुझसे
कर्मचारी राज्य बीमा निधि के बारे में पूछा कि निगम क्या काम करता है, तो मैंने उसके बारे में बताया कि ये हमारा जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनको रोजगार चोट या अनिश्चितताओं में बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। वो मैंने उसके बाद सर जी। कुछ लिख सकते हैं, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि डिस्पोज का क्या अर्थ है और इससे कुछ वाक्य बनाइए इस करके। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जूलॉजी और जियोलॉजी में क्या अंतर है। एक उन्होंने पूछा कि उपसर्ग और पदम में क्या अंतर है। ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ग्रामर तो बिल्कुल नहीं तैयार किया था, लेकिन फिर भी मैंने जितना अपना अनुभव उस हिसाब से मैंने जवाब दिया इसका। और कई और क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि बीमा के बारे में आप क्या जानते हैं, उससे वोकैबुलरी के बारे में पूछा। मैंने कहा सर मेरा क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है तो मुझे उसी के उसी की तरफ ध्यान दे पा रही थी। मैंने बीमा का नहीं किया है, तो उन्होंने चिकित्सा से संबंधित कुछ जो वर्ड ट्रांसलेट कराए जैसे कि सर्जरी को क्या कहते हैं, लिवर को क्या कहते हैं, गुर्दे को क्या कहते हैं, इसे करके। और फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि असहिष्णु का क्या अर्थ होता है, लाजमी के लिए हिंदी वर्ड क्या होता है। और एक उन्होंने एक सेंटेंस दिया था कि द चेयरमैन हैज kept his cards to his chest, close to his chest, वो पूछा उसका। और एक दो मुहावरे पूछे थे कि अज्जल नगरी छलकत जाए, इसका क्या करेंगे। और फिर एक एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज ऐसे करके। और ऐसा पूछे थे। और सर दो क्वेश्चन और पूछे थे कि दिल्ली की राजभाषाएं क्या है, राजभाषा क्या है। और एक नियम 12 के बारे में पूछा था। फिर सर मैम ने पूछा था मुझे साहित्य के बारे में, जो मैम थी। तो लेकिन साहित्य मेरा बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे मैंने लेकिन सही सही बोल दिया सर मैम मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे फिर फिर भी मतलब कोशिश की, उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे मुझसे। फिर मैंने नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ के ही नहीं गई थी ज्यादा, मुझे ऊपर ऊपर ओवरव्यू सा पता था। उन्होंने मुझे दो पोएम सुनाई, मुझे वो आती ही नहीं थी। मैं बहुत पहले पढ़ी थी लेकिन ये नहीं पता था कि उनका क्या वो है उस टाइम पे। फिर भी मैंने उनको बिहार का एक दोहा सुनाया था। और फिर उनसे पूछा कि उन्होंने पूछा कि बिहारी और चंद में क्या अंतर है, वो दोनों समकालीन थे। तो वो भी मैं नहीं बता पाई, तो मैम ने खुद बताया कि एक श्रृंगारी कवि थे एक वीररस के कवि थे। तो वो मैंने बता दिया कि कृष्ण जी वीररस के कवि थे और बिहारी जी श्रृंगार के कवि थे। तो फिर मैंने बताया कि भूषण जी की किताब है शिवा बाहुनी, वो मुझे याद था। इतने ही क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चंस में नो बोला था बिल्कुल डायरेक्ट। तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन रिटर्न में पता नहीं अब रिजल्ट मार्क्स आने के बाद पता चलेगा कि कैसा रहा। हाँ मुझे पता चला, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि इंटरव्यू के बाद मेरा हो पाएगा, लेकिन हो गया। हो सकता है एक रिटर्न चीज में अच्छे बताइए, मार्क्स। आपके आपके कार्यालय में अ, संसदीय समिति आई थी शायद, मैंने सुना था। संसदीय समिति जब आती है तो हाँ जी। राजभाषा में जो लोग काम करते हैं पूरा शुरू से अंत तक सारे नियम वगैरह उसके अनुसार कागजात तैयार रखना पड़ता है, उनकी जो प्रश्नावली होती है। संसदीय समिति जब आपके यहाँ आई थी तो उससे आपके इंटरव्यू में या साक्षात्कार में क्या सहयोग मिला? मतलब संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुति देने तक में कुछ ना कुछ तो आपके इस साक्षात्कार पर भी प्रभाव पड़ा होगा। तो संसदीय हाँ समिति का कुछ लाभ मिला था आपको? हाँ जी सर। पहले एक्चुअली हम जैसे काम करते हैं, हमें कोई विभाग में जाते हैं तो हमें फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं होती है कि कैसे आपको काम करना है। मैं जब ज्वाइन किया था, चेन्नई में ज्वाइन किया था, तो मुझे सीधा वेबसाइट का ट्रांसलेशन मिला था। उस टाइम पे मैंने क्योंकि ट्रांसलेशन डिप्लोमा किया था, तो मैंने ट्रांसलेशन पे ही ज़्यादा मैंने फोकस किया। उस टाइम पे मुझे वही काम काम दिया गया था, तो वो मेरा अच्छा हो गया था। लेकिन जो कार्यान्वयन का पार्ट है वो मुझे इतना नहीं पता था, और मैं करती रही थी क्योंकि फाइलों से सीख लिया हमने। लेकिन जब मैंने इस पूरा इंटरव्यू के पूरी परीक्षा और इंटरव्यू के दौरान जो मैंने तैयारी की है उसका कार्यान्वयन समझने में मुझे बहुत मिली है। और खासकर जब संसदीय समिति आई हमारे कार्यालय में 2021 में, तो उस समय प्रश्नावली पूरी कैसे भरते हैं, क्या क्या वो कक्षाएं रहती हैं, कैसे कैसे हमें उनको जवाब देना है, किस मतलब डॉक्यूमेंट्स को कैसे हमें प्रस्तुत करना है।
वो बहुत सीखा, और कैसे लॉजिकल मतलब एक अप्रोच होती है हर चीज के प्रति, और वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो सब हमने सीखा है। और क्योंकि काम तो बहुत जरूरी है, काम काम ये क्योंकि बेस हो गया पूरा तैयारी के दौरान और संसदीय समिति के दौरान, तो इससे मुझे बहुत लाभ मिला। अब हम अभिनव साहब से जाने, क्योंकि जो क्रीम है वो अभिनव साहब अब हमें बताएंगे। आप मुझे ये बताइए कि साक्षात्कार की तैयारी, बीच बीच में हमारी बात होती रहती थी, लेकिन हमारे जो दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, आप जीरो से ऊपर तक, मतलब अर्श फर्श से अर्श तक जो भी आपने तैयारी की साक्षात्कार की, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन पर थोड़ा सा मंतव्य दीजिए अपना, या उन पर बताएं। जी जी सर। भाषा शिक्षण जो चैनल है उससे जुड़े हुए हमारे जो भाई बहन हैं उनको मैं अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि साक्षात्कार में मेरा ये चौथा अनुभव था। इससे पहले मैंने संग एसएससी की जो स्नातक स्तर की जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा होती है वो मैंने 2011 में एक साक्षात्कार दिया था। दूसरा हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के जो पद है उसका भी साक्षात्कार दिया था। उसके बाद फिर मैंने बैंक पीओ का भी एक साक्षात्कार दिया था, और फिर डबल ए का एक साक्षात्कार दिया था एलआईसी में। वो मेरा लगता है ये पांचवा था। लेकिन इससे पहले के जो साक्षात्कार हुए थे वो मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि वो 50 नंबर से नीचे ही आए थे मार्क्स 100 में। लेकिन चूंकि ये संघ लोक सेवा आयोग है और ये काफी प्रतिष्ठित है, और जिस पद के लिए मैं जा रहा हूँ समूह क का पद है, लेवल 10 का है, तो मैं साक्षात्कार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इससे जुड़े हुए जितने भी पहलू थे उसके बारे में मैंने बारीकियों से स्ट्रेटजी बनाई थी, और 10 जो बिंदु थे उस पर मैं अपना नीति रणनीति जो है तय करते हुए जाना चाहता था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा भाग हो जिसमें जरा सा भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहूंगा। क्योंकि ये जो यूपीएससी जो आयोग है वो बहुत सम्मानित है, साथ में वो ईमानदार, निष्पक्ष एवं भारत के सभी वर्ग जो है उनको समान मौका देते हुए सबके लिए, जिसमें अगर उसमें अगर कोई क्षमता है, प्रतिभा है, या कोई विलक्षण कार्य करने के प्रति जो निष्ठा है, तो उसको जरूर वो मौका देते हैं। और उसके प्रति हमारा सम्मान है, मेरा सम्मान है व्यक्तिगत तौर पे। इसके लिए जो मेरी नीति थी वो मैंने 10 जो बिंदु थे उस पे किए थे। जैसे मैं जो कार्य करता हूँ, जो मेरा पहले से पेशा है, उसकी जितनी भी बिंदुएं हैं, जैसे आप वार्षिक कार्यक्रम जब राजभाषा का देखेंगे तो उसमें लगभग सारे बिंदु आपको मिल जाएंगे। उन सारे बिंदुओं पे कम से कम पहले 4 या 5 लाइनों का एक जो ब्रॉडर जो हॉरिजेंटल उत्तर है वो बना के रखें आप लोग दर्शक। तो कार्य के बारे में आपको हॉरिजेंटल कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि आप जो कार्य करते हैं। वर्टिकल कभी कभी हो सकता है, लेकिन कम से कम हॉरिजेंटल तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू हैव नॉलेज अबाउट दिस। क्योंकि जो बोर्ड है इट माइट आस्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपके लिए उसके लिए तैयार रहना होगा। जहां तक बात आईटी सेक्टर द्वारा कुछ जो हमारे आईटी टूल्स हैं उसके लिए हैं, तो अब राजभाषा की वेबसाइट है, वहां से आपको मिल जाएंगे, और उसके जो नोट्स है उस नोट्स के आधार पे संक्षिप्त वीडियो आपको भाषा शिक्षण पे मिल जाएगा। तो उससे मुझे काफी लाभ हुआ। और और जो तीसरा जो पक्ष है वो है कि जो राजभाषा नीति है कि चारों जो घटक है, जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि संवैधानिक उपबंध हो गए, वहां से आपको बेर एक्ट मिल जाएगा, उसके बारे में आपको अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद राजभाषा संकल्प है, राजभाषा नियम और राजभाषा अधिनियम। ये चारों के बारे में राष्ट्रपति आदेश भी, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको जरूर दिमाग में रख के जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो टर्म्स है वो भी आपके दिमाग में रख के जाना पड़ेगा, कहीं से भी पूछ, जैसे मुझसे पूछा गया था कि रिप्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो इस प्रकार की आपको तैयार रखने होंगे। जैसे कि मेरी पत्नी ने भी साझा किया है कि आप जो कार्य करते हैं उससे भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, 50% से ऊपर प्रश्न होते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में जो चारों कालखंड हैं रामचंद्र शुक्ल जी की जो है चारों खंड, जैसे कि आदिकालीन हो गया, भक्तिकालीन हो गया, उसके बाद रीतिकालीन हो गया और आधुनिक काल हो गया। तो इन चारों के जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि आदिकालीन की जो प्रवृत्तियां होती थी उसके बारे में कम से कम 4 या 5 बिंदु आपके पास अवश्य होने चाहिए। आपके जो प्रिय कवि हैं, वो जो प्रिय कवि है उसकी 1-2 रचनाएं आपको अवश्य, मुझसे भी कई सारी रचनाएं पूछी गई थी,
तो आपको अवश्य तैयार रहना चाहिए। ऋतुकालीन में भी कम से कम बिहारी के बारे में तो आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। ऋतुकालीन का कालखंड, उसकी प्रवृत्तियां क्या है वो जरूर करके जाएं। स्वर्ण काल है जो हमारा भक्ति काल, उसके बारे में भी आपको चारों जो है सगुन काव्य धारा है उसके जो दो धाराएं निकलती है वहां से आपको पढ़ के कम से कम ब्रॉडर जो हॉरिजॉन्टल जो बेसिक संकल्पना है वो तो तैयार करके जाना चाहिए दर्शकों। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं आधुनिक में, तो आधुनिक में भी आपको कम से कम जो वाद है, जैसे कि भारतेंदु युग है, उसके बाद फिर द्विवेदी युग है, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसके बारे में कम से कम एक 4 या 5 जो है ना पॉइंट्स आपको जरूर दिमाग में रखने चाहिए। और एक दो कवियों के नाम, जैसे मुझसे पूछ लिया गया था नागार्जुन जी के बारे में कि कौन से काव्य धारा के हैं, तो इस प्रकार की चीजें आपको जरूर रखना चाहिए ध्यान। उसके बाद नई कविता है, प्रयोगवाद है, उसके बारे में थोड़े बहुत आपको जरूर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपने साहित्य में कला निष्णात भी किया है, स्नातक भी किया है। आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो, कम से कम बैकग्राउंड में बेसिक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं वो प्रतिष्ठित है और आप इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो रेलिवेंट आजकल जो चर्चाएं चल रही है, जैसे नया संसद बना है अभी वर्तमान में, तो हमारी संसद बनी है, भारत की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, भाषा शिक्षण के बारे में थोड़ा सा आपके क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो हिंदी के संबंध में जो संस्थाएं हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान है, राजभाषा की जो चारों अधीनस्थ विभाग के जो चारों अधीनस्थ कार्यालय, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वेबसाइट के बारे में आप अच्छे से जाएं, राजभाषा वेबसाइट को देखें कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी बिंदु आपको लगता है कि जरूरी है, तो उसके बारे में एक दो पॉइंट तैयार करके रखें। बाकी बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम आगे भी जुड़ते रहेंगे इस चैनल से, आप के मार्गदर्शन करते रहेंगे, जो भी समस्याएं होंगी हम साझा करेंगे। और सर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 100 की बात एक ही है कि आप एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चैनल है, इस चैनल के जो वीडियोस हैं, इस वीडियोस को आप एक तरह से ना एक ब्रह्म जो लाइन खींच के रखिए, इसको जरूर आप देखिए। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको ना सीधे सीधे आपको मिलेंगी। और कुछ गुरुजनों का आशीर्वाद भी है मेरा, जैसे कि गीतांजलि निर्णय नरेंद्र मिश्रा सर हैं, विनय कुमार शुक्ला सर हैं, और मुख्यालय से भी जुड़े हुए श्याम कुमार सर हैं, उनका भी मुझे समय समय पे मिला है, कथुरिया सर हैं, उनका भी मिला है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जुड़े हुए समय समय पे, जो एक विषय विशिष्ट पे जब हम आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे लगता है सर मैं जुड़ूंगा सर। जी सर। सर जी, आवाज मुझे लगता है हाँ। सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि लोग जुड़े हुए हैं और बड़ी अपेक्षाएं हैं, एक चीज और व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल सर। पति पत्नी दोनों एक साथ परीक्षा दे रहे थे, क्या किसी स्तर पे ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही हैं, और नहीं नहीं उसको नहीं, या उसको नहीं, मुझे ही आना चाहिए, ऐसी भावना कभी आई क्या आपके अंदर? इस तरह ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है कि आप करो। मेरे पास क्योंकि छोटा बच्चा है, समय कम होता था, तो जो चीजें मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे काफी उन्होंने मुझे मदद की है। और तो मुझे लगता है कि इनको जानना चाहिए, मैं शेयर करती थी। और हम एक मिनट भी हमें नहीं लगा कि हम एक दूसरे को मतलब प्रतिनिधि है, बल्कि हम एक दूसरे को जितना सहयोग दे सकते थे हम किए हैं। और मुझे था कि अभिनव साहब, आपके मन में क्या लगा? अच्छा इतना भी हो जाए तो मैं काफी खुश हो जाऊंगी। सर, जैसा कि सर मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ सर कि हमारे पास पहले से काफी संख्या में पद थे, और हम लोग सिर्फ 2 ही हैं। तो वैसी ना तो भावना कभी उठी सर, और उठनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पद काफी ज्यादा थे और हम लोग सिर्फ 2 ही थे। तो मुझे लगता है सर कि ऐसा मतलब कभी ऐसा नहीं लगा सर कि प्रतिस्पर्धा वाली बात है। और मैं तो हमेशा मैंने ये महसूस किया है सर कि धर्मपत्नी है और साथ में उनका भी काफी सहयोग रहा है, जैसे हमारा एक पुत्र भी है। और और पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत सारी होती है सर, कार्यालय की जिम्मेदारी हमेशा एक जीवन संगिनी के रूप में रही है। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं सर, मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मेरी जो हमेशा जो संघर्ष रहा है सर, जो कल मैं था उससे जो आज मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर पा रहा हूँ, उसी से मेरा प्रतिस्पर्धा रहा है हमेशा से। ना मेरा कोई मित्र से प्रतिस्पर्धा रहा है, ना कोई प्रतिभागी से प्रतिस्पर्धा स्पर्धा रहा है। मैंने कभी प्रतिस्पर्धा माना नहीं। स्वस्थ एक
मेरा स्वयं से एक प्रतिस्पर्धा था कि कल से अपने आप को कैसे मैं बेहतर कर पाऊँ। और ऐसा ही रहा है सर, जैसा कि इसने भी बहुत मुझे मदद की है, बहुत सारे नोट्स हैं जी जी। जो उन्होंने साझा किए, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा सर। वैसे मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इसी को कहते हैं रब ने मिला दी जोड़ी, या फिर मेड फॉर ईच अदर। और मैंने ऐसा देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, अरे उसको नहीं। लेकिन यहाँ जो सहयोग मैंने आप दोनों के बीच देखा, नमन के काबिल है। और मैं ऐसे ही मैं चाहूंगा कि समय समय पर हमारे मित्रगण या भी जो भी दर्शक देख रहे हैं, प्रतिभागी देख रहे हैं, अगर कोई सहयोग चाहे, क्योंकि हर व्यक्ति से जिससे मैं बात करता हूं उनसे कम से कम इतना कबूल कराता हूं कि अगर कोई आपसे कहे कि सर आपके नोट्स की पीडीएफ मुझे दे दें, तो मुझे लगता है आप जैसा व्यक्ति तो मना नहीं करेगा। जी आपसे हाँ बिल्कुल। सुनना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। मैं मुझे चाहती हूँ कि जो भी मेहनत करे जो वो हमेशा डिजर्व करता है, और जो जी मतलब मेहनत करता है उसको हमेशा अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। मैं हमेशा इसमें रखती हूँ विश्वास कि आप मेहनत कीजिए अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, और भगवान कहीं ना कहीं आपको मतलब मदद करता है उस रूप में, अलग अलग लोगों के रूप में हमेशा आपकी सहायता करती है। और बिल्कुल। देखिए मैं भी मित्रों, सब जी चैनल से सर, मैं भी चैनल से जितने भी जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी आपको नोट्स की मैं साझा अवश्य करूंगा, हर चीज आपकी सहायता की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसके अलावा मैंने बहुत सारे जो नोट्स बनाए हैं इसी चैनल से भी बनाए हैं, कुछ मेरे खुद के बनाए हैं, कुछ गुरुजनों का आशीर्वाद है, सब साझा किया जाएगा बिल्कुल हमारी तरफ से सर। बिल्कुल मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने चैनल नहीं देख पाया, मुझे इसका अफसोस है क्योंकि मेरे पास मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल से हूँ कि मैं किताब पढ़ के ज्यादा मुझे जो समझ में आता है, मुझे ऑडियो से इतना समझ में नहीं आता है, तो मैं नहीं जुड़ पाई चैनल से। लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि इतने अच्छे अच्छे वीडियो डाल हाँ रहे हैं, तो देखेंगे मैं सर। आगे देखूंगी, हाँ लेकिन हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता था। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम हाँ, आप जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चूंकि समय की मर्यादा है, आज का सत्र हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे। अगले सत्र में पुनः आप लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा ज्वाइनिंग के बाद, फिर नए अनुभव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। हाँ बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। ऐसा हुआ बस उसकी परेशान हो गई।